हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनलिज्म के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से सोशल सिस्टम में कई सारे पार्ट्स होते हैं और फंक्शनलिज्म इन पार्ट्स का इन एज अ सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस बात का पूरा एनालिसिस करता है। तो समाज में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, फैमिली इत्यादि। इन पार्ट्स का सिस्टम के मेंटेनेंस में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इसका हमने पहले भाग में एनालिसिस किया है और उस पर चर्चा की है। जिन्होंने वो भाग नहीं देखा वो उस भाग को ज़रूर देखें। इस भाग में हम ऑर्डर, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन समाज में कैसे बना रहता है और वैल्यूज, नॉर्म्स और वैल्यू कंसेंसस का क्या महत्व होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So, having established the importance of social structure in society, functionalism tries to understand how the social structure functions or how the social system actually functions. तो इसके लिए वो सोसाइटी के सारे पार्ट्स का एक दूसरे से क्या नाता है, इस बात पर एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम से क्या नाता है। अब नाता है क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही इकोनॉमिक को चलाने के लिए रूल्स या लॉज बनाए जाते हैं और उन पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, जिससे कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ होती है। तो ऐसे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही फैमिली सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में भी एक नाता होता है, क्योंकि फैमिली एक कंजम्पशन का यूनिट होता है और इकोनॉमिक सिस्टम एक प्रोडक्शन का सिस्टम होता है। अब इन दोनों में एक गहरा नाता होने के चलते ये दोनों एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे ही रिलीजन और फैमिली सिस्टम का भी एक नाता होता है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम का और फैमिली सिस्टम का नाता होता है। तो इन सभी नातों का एग्जामिनेशन करने के बाद इनका कंट्रीब्यूशन के महत्व को जाना जाता है। तो फंक्शनलिज्म में घूम फिर के बात इसी पे आती है कि सोसाइटी में जो पार्ट्स है उनका एक दूसरे से क्या नाता है और वो सोसाइटी के ओवरऑल फंक्शनिंग में क्या योगदान देते हैं। और इसी वजह से इसका नाम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, बिकॉज दे ट्राई टू एनालाइज द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स दैट हैव ऑन द सिस्टम। तो ऑल दीज पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म आर integrated and interrelated to each other and they all contribute for the overall maintenance of the society. तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, फंक्शन का मतलब सिंपली कंट्रीब्यूशन होता है। तो फंक्शनलिज्म समझते समय आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फंक्शन का मतलब सिंपल है कि उसका सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे फैमिली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो फैमिली में ही सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन इज द इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू अ सोसाइटीज कल्चर। तो जो इनिशियल सोसाइटी के बारे में या कल्चर के बारे में, जैसे कि कोई जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो एक भाषा सीखता है, वो कुछ तौर तरीके सीखता है, वो खान पान सीखता है। हर देश का अलग अलग खान पान होता है, हर देश में अलग अलग पूजाएं होती है, अलग अलग धर्मों में विश्वास रखा जाता है और उस हर देश का अपना अपना एक पहनावा होता है और कई सारी तमाम चीज़ें जो संस्कृति से जुड़ी हुई है या आपको जीना कैसे है इस बात से जुड़ी हुई है, वो उसकी इनिशियल शुरुआत हमेशा फैमिली में होती है। सो फैमिली इज गिवन अ वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस इन फंक्शनलिज्म और फैमिली की ही वजह से किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है। इसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है सब, और वो होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस करता है तो वो किसी के कंजम्पशन के लिए करता है और इस कंजम्पशन से इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल फैमिली सिस्टम का एक नाता भी बनता है। पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और वो ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन और इनसे रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो
पॉलिटिकल सिस्टम में जहाँ डेमोक्रेसीज होती है, वहाँ पार्लियामेंट्स होती है, वहाँ पे लॉज पास होते हैं और वो कानून बनने के बाद उन पे अमल किया जाता है। उनको अमल करने के लिए वो ठीक से अमल हो रहे या नहीं हो रहे उसके लिए जुडिशरी होती है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम और इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है। अब ऐसे ही जो समाज में गैर बराबरी होती है, यानी जिसे हम स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जिसके लिए फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन फंक्शनलिज्म के हिसाब से समाज की गैर बराबरी जायज़ है। वो जायज़ इसलिए है क्योंकि वो एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रदान करती है और उसकी वजह से हर कोई अपने अपने अलॉटेड रोल्स के हिसाब से काम करते रहते हैं। ऐसी एजुकेशन सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से कोई भी वो स्किल्स सीखता है जिसकी वजह से वो एक अपना जीवन व्यापन कर पाए। तो इसी तरह से सोसाइटी के सारे पार्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है और वो उस हिसाब से आगे चलते हैं। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए फंक्शनलिज्म में कुछ अहम चीज़ों पर जोर दिया जाता है और वो ये है कि समाज में ऑर्डर, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन कैसे रहता है। तो पहली बात तो फंक्शनलिज्म ये मान के चलता है कि सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी है, और वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वो पूरी सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए एक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। और ये काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ शेयर्ड नॉर्म्स और वैल्यूज पर निर्धारित होते हैं। तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि नॉर्म्स और वैल्यूज फिर क्या होते हैं। सो फॉर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज आर जनरल गाइडलाइंस टू बिहेवियर वेयर एज नॉर्म्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू बिहेवियर। तो हर समाज में कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है और कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है। जैसे कि अगर हम एक वेस्टर्न सोसाइटीज का एग्जांपल लें तो वहां पर एक वैल्यू मटेरियलिज्म पे है। मटेरियलिज्म यानी उपभोक्तावाद। तो आप जिसमें आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं और ज्यादा चीजें खरीदनी है, इसको मटेरियलिज्म बोलते हैं। तो ये एक वैल्यू है, ये समाज में एक वैल्यू है और ये शेयर्ड है। और ये अब चूंकि इस वैल्यू को हर कोई मानता है, तो ये वैल्यूज सोसाइटी के हर पार्ट में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम ज्यादा प्रोडक्शन पर भर देता है, पॉलिटिक्स सिस्टम इसी इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए वैसे कानून या इंटरनेशनल ट्रीटीज करता है। और इवन जो सोशलाइजेशन होता है बच्चों का ऐसी सोसाइटीज में, वो भी मटेरियलिज्म को केटर करने के लिए होता है। तो इसी तरह से ये जो शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, ये ऑर्डर, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन लाते हैं। सोशल सिस्टम के पार्ट्स के फंक्शंस को निर्धारित करने के लिए फंक्शनलिज्म दो प्रमुख विचारों को मद्देनजर रखते हुए चलता है। उसमें से सबसे पहला विचार यह है कि हर सोसाइटी की कुछ बेसिक नीड्स होती है, यानी कि मूल ज़रूरतें होती है। और दूसरा विचार ये कि इन मूल ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाता है। तो अगर हम पहले विचार पे आए कि सोसाइटी की जो मूल ज़रूरतें होती है, जिसे हम बेसिक नीड्स कहते हैं, और फंक्शनलिज्म में इसी चीज़ को फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स कहा जाता है। फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स का सिंपल मीनिंग है बेसिक नीड्स। तो जैसे कि सोशलाइजेशन समाज का एक बहुत बेसिक नीड है, और ऐसे ही एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना भी एक सोसाइटी की बहुत बेसिक नीड है। ऐसे ही समाज में सभी मेंबर्स का एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना भी एक बेसिक नीड है। फिर समाज में कानून व्यवस्था होना, ये भी एक बेसिक नीड है। समाज में हर किसी को कुछ स्किल्स आए, ये भी एक बेसिक नीड है। तो जो उसका फर्स्ट विचार है कि समाज में कुछ बेसिक नीड्स होती है। फिर दूसरा विचार ये है कि इन बेसिक नीड्स को कैसे पूरा किया जाता है। तो अब जैसे कि सोशलाइजेशन को कैसे पूरा किया जाएगा, तो वो पूरा किया जाएगा फैमिली सिस्टम से। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे पूरा किया जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम से। कानून व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाएगी या कानून कैसे बनेंगे, ये पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर ऐसी जो स्किल्स देने की प्रक्रिया है वो एजुकेशन सिस्टम द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी तरह से
कौन क्या काम करेगा उसके लिए एक डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम होता है और उस सिस्टम के हिसाब से उसको उसका रिम्यूनरेशन मिलता है। यानी कौन क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे उसकी इनकम तय होती है। तो ये काम स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम तय करता है। तो ऐसे ही समाज में कुछ बेसिक नीड्स होती है और हर पार्ट किसी न किसी बेसिक नीड को पूरा करता है। तो फंक्शनलिज्म का ये भी एक बहुत बेसिक विचार होता है या समाज को एनालाइज करने का एक बहुत बेसिक तरीका होता है कि समाज की कुछ बेसिक नीड्स को कौन कौन से पार्ट्स किस तरह से पूरा करते हैं। तो फंक्शनलिज्म के हिसाब से सोसाइटी एक सिस्टम की तरह होती है, अ सिस्टम मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड पार्ट्स और इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। तो अगर इस सिस्टम को सरवाइव करना है, इफ अ सोशल सिस्टम हैज टू सरवाइव, देन देयर हैज टू बी अ मिनिमल डिग्री ऑफ कंपैटिबिलिटी अमंग्स इट्स वेरियस पार्ट्स। कंपैटिबिलिटी का मतलब है अनुकूलता। जब तक ये पार्ट्स एक दूसरे के अनुकूल नहीं होंगे तब तक ये सिस्टम सरवाइव नहीं करेगा। तो सर्वाइवल का बेसिस होता है इंटीग्रेशन। सो दीज पार्ट्स मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। तो इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा? ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेटेड रहेंगे? इसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म इज ऑफ वैल्यू कंसेंसस। तो वैल्यू कंसेंसस से समाज में सभी पार्ट्स में एक इंटीग्रेशन आता है और इसी तरह से समाज आगे बढ़ता है। सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म की सबसे बड़ी चिंता होती है कि सामाजिक जीवन कैसे संभव है। इस सवाल को वो हमेशा रेज करते हैं और फंक्शनलिज्म यह मानकर चलता है कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी समाज को जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए फंक्शनलिज्म से जुड़े सभी समाजशास्त्री ऑर्डर और स्टेबिलिटी के ओरिजिन और मेंटेनेंस की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और इनके हिसाब से ऑर्डर और स्टेबिलिटी वैल्यू कंसेंसस से आती है। वैल्यू कंसेंसस का सिंपल मतलब ये है कि जो समाज के कुछ शेयर्ड मूल्य होते हैं उनमें एक आम सहमति होना। आम सहमति अगर नहीं होंगी तो सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं होंगे और इंटीग्रेटेड नहीं होंगे तो सोशल सिस्टम सरवाइव नहीं करेगा। तो वैल्यू कंसेंसस के कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं। वैल्यू कंसेंसस समाज में सभी पार्ट्स को इंटीग्रेट करता है, फिर समाज में एकता और एकजुटता लाता है। क्योंकि अगर कुछ नॉर्म्स पे या कुछ वैल्यूज पे आपकी आम सहमति नहीं रहेगी तो आप एक दूसरे से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। तो ऑर्डर और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? ऑर्डर और स्टेबिलिटी के लिए कुछ वैल्यूज पे सबकी एक आम सहमति होनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही वैल्यू कंसेंसस का बेसिस होता है, एकता वैल्यू कंसेंसस का एक बेसिस होता है और हर व्यक्ति ऐसे तमाम व्यक्तियों को अपना मानता है जिनके वैल्यूज उन्हीं की तरह होते हैं। Thus, value consensus provides the foundation for cooperation since common values produce common goals। और जब तक आप एक समाज में रहने वाले लोगों के कुछ कॉमन गोल्स नहीं होंगे तब तक समाज सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जहां पर समाज के मेजर वैल्यूज एक्सप्रेस होंगे वही पार्ट्स सोशल स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मटेरियलिज्म या भौतिकवाद पश्चिमी समाज का एक महत्वपूर्ण वैल्यू है और इस वैल्यू की पूर्ति के लिए समाज के सारे पार्ट्स जुटे रहते हैं। वहां का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो उत्पादन करने में जुड़ा रहता है। सो इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि मटेरियलिज्म की वैल्यू को सेटिस्फाई किया जा सके। वो कार्स बनाता है, नए गैजेट्स बनाता है, कंप्यूटर्स बनाता है और तमाम ऐसी चीजें जो लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसी चीजों का उत्पादन करता है, चाहे वो गुड्स हो या चाहे वो सर्विसेज हो। ऐसे ही जो एजुकेशन सिस्टम होता है वह भी मटेरियलिज्म के ही वैल्यू को केटर करने के लिए कारगर होता है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो स्किल सीखते हैं जो इन्हीं सिस्टम्स को कंज्यूम करने या प्रोडक्शन करने के काम में आएंगे। ऐसे ही वहाँ का फैमिली सिस्टम जो है, फैमिली सिस्टम भी इसी मटेरियलिज्म की वैल्यू को केटर करता है क्योंकि
फैमिली ही है जो अल्टीमेटली सारी चीज़ें कंज्यूम करेंगी इसको, तो जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें फैमिली सिस्टम के थ्रू ही कंज्यूम की जाती है। और एजुकेशन सिस्टम इन सब चीज़ों को बनाने के लिए और इससे एसोसिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने की स्किल्स प्रदान करने में कारगर होता है। इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का इसी डायरेक्शन में काम करता है कि आप कैसे लोगों की मटेरियल कंडीशंस को सुधारें, तो उसके लिए वो उस तरह से कानून बनाता है, उस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, वैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाता है। इवन उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसी मटेरियलिज्म की वैल्यू को केटर करने के लिए काम करती है। और इन एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि ऑल दीज पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम इन वेस्टर्न सोसाइटीज केटर द वैल्यू ऑफ मटेरियलिज्म। सोसाइटी के सभी मेंबर्स तभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे जब उनके वैल्यूज शेयर्ड होंगे। वैल्यू कंसेंसस पर भर करने के बाद फंक्शनलिस्ट अपना फोकस इसके मेंटेनेंस पर केंद्रित करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टलकॉट पार्सन्स, an American sociologist, the main task of sociology is to identify the institutionalization of patterns of value orientation in social system. इसके लिए पार्सन्स ने सोशलाइजेशन पर खास जोर दिया है क्योंकि इसी की वजह से मेंबर्स में वैल्यूज इंटरनलाइज होती है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। इसी के चलते फंक्शनलिज्म में फैमिली को खासा महत्व दिया गया है। एक बार वैल्यूज सीखने के बाद उनको मेंटेन करना भी जरूरी होता है और जो इन वैल्यूज से डिविएट होते हैं उन्हें रास्ते पर लाना भी जरूरी होता है। इसके लिए हर समाज में एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म मौजूद होता है, चाहे वो मैकेनिज्म कोडिफाइड लॉज की फॉर्म में हो या अनकोडिफाइड लॉज। पुराने जमाने में जो कानून रहते थे वो कोडिफाइड नहीं रहते थे, तो वो उनको एनफोर्स किया जाता था ताकि कुछ वैल्यूज सोसाइटी में बनी रहे। और वैल्यूज बनी रहे क्यों रहेंगी? क्योंकि वो अल्टीमेटली सोशल सिस्टम को मेंटेन करने में काम आती है, क्योंकि वैल्यूज की ही वजह से सोशल सिस्टम के सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं। तो सारांश में अगर हम देखें तो फंक्शनलिज्म या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड पार्ट्स। तो सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है जिसकी हम एक चर्चा कर चुके हैं। इस सिस्टम में पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या योगदान होता है उस पर हम बात कर चुके हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 है कि सोशल सिस्टम की हर कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और ये जो बेसिक नीड्स होती है इसको फंक्शनलिज्म में फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स कहा जाता है। तो जैसे कि सोशलाइजेशन एक समाज की नीड है, उसको केटर किया जाता है किसी न किसी पार्ट द्वारा, तो वो कौन सा पार्ट है? वो है फैमिली। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर एक नीड है तो उसको भी एक पार्ट द्वारा केटर किया जाता है। ऐसे ही एक उत्पादन का एक सिस्टम भी एक समाज की बेसिक नीड होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो उसको इकोनॉमिक सिस्टम द्वारा केटर किया जाता है। ऐसे ही रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म एक नीड होती है। एक आध्यात्मिक ज्ञान या अध्यात्म से जुड़ी चीजें भी समाज की एक जरूरत होती है जो धर्म या रिलीजन द्वारा पूरी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनलिज्म में फंक्शंस का मतलब उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन किसी भी पार्ट का क्या होगा सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए, और इन फंक्शंस को ही की वजह से ही, इसके फंक्शंस की वजह से ही इस पर्सपेक्टिव को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो हर सोशल सिस्टम में कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होती है और ये इंस्टीट्यूशंस इन्हीं फंक्शंस को पूरा करती है, यानी कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करती है। और यूजुअली फंक्शनलिज्म के हिसाब से ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो सोसाइटी में जितने भी पार्ट्स हैं फंक्शनलिज्म के हिसाब से इनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, तभी वो एग्जिस्ट करते हैं, वरना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कि फैमिली सिस्टम का एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम का एक कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। स्ट्रैटिफिकेशन का भी एक कंट्रीब्यूशन है, तभी वो भी एग्जिस्ट करता है।
इकोनॉमिक सिस्टम हर चीज का एक कंट्रीब्यूशन होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए वो एग्जिस्ट करते हैं और इन सब का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को ही, इन सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस को ही फंक्शनलिज्म में स्टडी किया जाता है। तो अब सोसाइटी एक सिस्टम की तरह होती है, तो फंक्शनलिज्म के हिसाब से इसमें एक मिनिमल डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये एक दूसरे के अनुकूल होने बहुत जरूरी है, और ये अगर अनुकूल नहीं होंगे तो सोशल सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। और ये जो इंटीग्रेशन होता है ये वैल्यू कंसेंसस की वजह से आता है। वैल्यू कंसेंसस का मतलब होता है कि कुछ समाज के बेसिक मूल्यों पर एक आम सहमति का होना, और वो आम सहमति की वजह से ही इंटीग्रेशन होता है। और जब समाज के सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं तभी उस ऑर्डर, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन होता है। अगर वैल्यू कंसेंसस नहीं होगा तो समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो समाज में ऑर्डर और स्टेबिलिटी नहीं आएगी, समाज केओस में चला जाएगा। मान लो समाज में कोई वैल्यू कंसेंसस नहीं है और सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं और अपने हिसाब से अगर जीने की कोशिश करेंगे तो समाज में तो एक बहुत बड़ा केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और हर जगह दंगे और झगड़े ही होते रहेंगे। तो समाज में ऑर्डर क्यों रहता है? क्योंकि फंक्शनलिज्म के हिसाब से एक वैल्यूज पे सबका कंसेंसस होता है। तो संक्षेप में वैल्यू कंसेंसस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, और आपको वैल्यू कंसेंसस को हमेशा कोट करना है अगर फंक्शनलिज्म से रिलेटेड कोई भी आप आंसर लिखते हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगले पार्ट में हम इसी फंक्शनलिज्म का या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बाद हम बाकी के पर्सपेक्टिव्स की भी बात करेंगे। तो अगला पार्ट भी ज़रूर देखिए, और जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा वो भी देखिए ताकि उसमें कंटिन्यूटी रहे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।